पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। यानी कि चांद से कुछ बातें की जा रही हैं, चांद से थोड़ी बहुत यहाँ पर कुछ बातें की जा रही हैं, या चांद से बात करने का यहाँ पर तरीका बताया गया है। 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद से बात करती है। कैसे बात करती है? यहाँ पर दिया हुआ है, गोल है खूब मगर। यानी वो चांद से कहती है लड़की कि तू गोल है, खूब गोल है, यानी कि बहुत ज्यादा गोल है। आप तिरछे नजर आते हैं जरा। यानी जरा मतलब होता है थोड़ा। यानी हम जब देखते हैं आपको तो आप थोड़ा तिरछे नजर आते हैं, हमें पूरा सामने से नहीं देखते हैं, तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। यानी कि आपने क्या पहना हुआ है? आकाश, पूरा आकाश आपने पहना हुआ है। तो ये लड़की चांद से बोल रही है कि हे चांद, तुमने पूरा आकाश पहना, यानी वगैरह होते हैं या फिर कुछ जड़ा हुआ होता है कपड़ों में, जो डिजाइन होता है कपड़ों में, उसी तरीके से यहाँ पर जो चंद्रमा है, यहाँ पर चांद है, उसका कपड़ा क्या है? आकाश। और उस आकाश में क्या जड़े हुए हैं? जैसे हमारे कपड़ों में डिजाइन होता है उसी तरीके से यहाँ पर आकाश में तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना। यानी कि हे चांद, तुम अपना सिर्फ मुंह खोले हुए हो, तुम्हारा मुंह सिर्फ हमें दिखाई देता है। और गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोरा चिट्टा, चिट्टा मतलब होता है सफेद, यानी कि गोरा और सफेद तुम दिखते हो। गोल मटोल, गोल क्या है? गोल वो चांद के लिए बताया गया है कि गोल चांद है। और मटोल यहाँ पर मोटा, मोटा जो व्यक्ति होता है उसके लिए यूज करते हैं, गोल मटोल हम बोलते हैं। तो मटोल एक हिंदी का नॉर्मल शब्द है, इसका कोई अलग से अर्थ नहीं है। इसका अर्थ हम दे सकते हैं मोटा, यानी गोला, गोल और मोटे हो। नेक्स्ट देखें, जैसे अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। यानी कि तुम अपनी पोशाक जो तुमने पहना हुआ है उसको तुम चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो। कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। यानी कि वो लड़की चांद से कहती है कि पता नहीं क्यों आप मुझे आते हैं। खूब है गोकी, वाजी वाह। गोकी मतलब होता है दर्शन, यानी कि जो उसका देखने का तरीका है, तिरछे नजर आते हैं, जैसे तिरछी नजर से कोई देखता है तो उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है कि खूब है गोकी, यानी कि दर्शन देने के लिए तुम खूब हो। वाजी वाह, वाजी वाह मतलब कि बड़ाई के लिए वो काम में ले रही है शब्द वाजी वाह, जैसे हम कहते हैं वाह, उसी तरीके से वाजी वाह कह रही है। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आपने हमें बुद्धू ही समझा है क्योंकि तुम क्या करते हो? तिरछे नज़र से देखते हो या फिर हमें तिरछे नज़र आते हो। हम समझते ही नहीं, जैसे कि तुम ऐसे हमें बुद्धू समझते हो कि जैसे हम समझते नहीं। हम सब समझते हैं, तुम तिरछे नज़र आते हो और तुमने आकाश को पहना हुआ है। ऐसा वो लड़की कहती है। आपको बीमारी है। आपको क्या है? बीमारी है। कौन सी बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। यानी कि ये आपकी बीमारी है कि जब आप घटना स्टार्ट करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जैसे हमारे पास में हिंदी महीनों में दो चीज़ें होती हैं, एक तो अमावस्या होती है और एक पूर्ण, क्या होती है? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को चांद है पूरा दिखता है और अमावस्या को चांद है आधा दिखता है। तो अमावस्या के पूर्णिमा के बीच में ये चांद है बढ़ता जाता है और अमावस्या से पहले ये घटता जाता है। तो इस तरीके से एक बार अमावस्या के बाद में घटता है और एक बार बढ़ता है। तो उसके लिए शब्द यूज ले रही है, आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, और अगर बढ़ते हो तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। दम लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए। जब ही तुम्हें सुकून मिलता है जब तुम गोल न हो जाओ। जैसे कि ये चांद है, जब ये बढ़ना स्टार्ट करता है तो पहले ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखेगा, फिर धीरे 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 ये पूरा क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। तब तक तुम बढ़ते ही जाते हो, दम लेते हो, तब जाकर के तुम शांत होते हो, या जब तब जाकर के तुम मानते हो। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। जो आपका मरज है, मरज मतलब कि जो मरीज होता है उसके लिए यूज किया गया है कि जो मरीज है, जो आप मरीज हो, जो आपकी ये बीमारी है घटने बढ़ने की, ये कभी अच्छी ही नहीं होती है, हमेशा आपकी बीमारी आपको लगी रहती है। तो ये किसकी पोएम है? ये शमशेर बहादुर सिंह की ये पोएम है। अब कविता में प्रश्न क्या दे रखे हैं, जैसे
आप पहने हुए हैं कुल आकाश, इसके माध्यम से लड़की यहाँ पर क्या कहना चाहती है? चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, तो ये बात भी यहाँ पर सही है कि चांद है, तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ के बैठा है, और चांद की पोशाक है यहाँ पर चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो दोनों ही बातों को आप सच मान सकते हैं। किसे सही मानते हैं? अगर हम पहली बात को सच मानते हैं तो हमें पता है कि चांद का क्या है, कपड़ा आकाश है और उसमें तारे जड़े हुए हैं, तो ये इसलिए बात सही है। दूसरी बात, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, ये बात भी यहाँ पर सही है। तो दोनों ही सही है, आप किसी को भी सही मान सकते हैं। दूसरा, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? तो गप जो लड़ाई है कवि ने, वो किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ कि उसका कारण भी क्या है। जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा को अगर चांद के दिन गप्पे लगाई तो उसका कारण क्या है कि उस दिन वो चांद कैसा दिख रहा था, गोल दिख रहा था। पूर्णिमा के दिन पूरा दिखेगा गोल। अष्टमी से पूर्णिमा तक, जैसे कि हमारे पास जो तिथि होती है, एक से एकम से लेकर एकादशी, द्विदशी, इस तरीके से एकम से 15 तक चलती है। तो अष्टमी से 15 तक क्या हो जाता है, ये पूर्ण हो जाता है। अष्टमी तक ये बढ़ता जाता है और बढ़ते हुए क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूर्ण गोल हो जाता है। और अगर ये प्रथमा से अष्टमी की बात करें तो प्रथमा से अष्टमी तक ये क्या होता है, सिर्फ आधा ही हो पाता है, यानी कि ये घटता जाता है, घटते हुए ये दिखाई नहीं देता है या कम कम हो जाता है। तो प्रथमा से अष्टमी तक तो ये घटता जाता है और अष्टमी से पूर्णिमा तक ये बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हम देखें, नई कविता में तुक व छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। जब हम शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा चांद, तो हमारे शरीर के अंदर, यानी कि हम चांद की जो छवि है वो अपने दिमाग में लाते हैं, तब हमें पता चलता है कि यह चांद है। जैसे हम बोलते हैं पेन, तो हमें पेन की शक्ल याद आती है, तभी हम बोलते हैं कि पेन है। इसका मतलब हमारे जो बिंब बन रहा है, हमारे दिमाग में क्या बन रहा है, बिंब। बिंब मतलब होता है परछाई, परछाई मतलब की तस्वीर। जैसे ही कुछ बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर, तो तुरंत हमारे दिमाग में कंप्यूटर की तस्वीर बनती है। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो उस इंसान की तुरंत हमारे दिमाग में तस्वीर बनती है, तभी हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये नाम है। जैसे कंप्यूटर से सिर्फ कंप्यूटर की तस्वीर ही बनेगी, पेन से सिर्फ पेन की ही तस्वीर बनेगी, इसी तरीके से चांद से सिर्फ चांद की तस्वीर बनेगी। तो इस कविता में किसका उपयोग किया गया है, छंद के बदले बिंब का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि हैं अक्षर या शब्दों के इस तरह छापने पर बल देते हैं। उनमें से कई चित्र हमारे मन में बने होते हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने यहाँ पर क्या लिया है, एकदम के लिए यहाँ पर बिल्कुल शब्द का अक्षरों का अलग अलग करके यहाँ पर लिखा है। तुम इस कविता में किन शब्दों के चित्र को आकृति देना चाहोगे? जैसे गोल मटोल को हम आकृति दे सकते हैं, गोल को हमने आकृति दी है, गोल मटोल है। पूर्णिमा को भी हम गोल है, उसके लिए भी हम गोल मटोल आकृति देते हैं। ऐसे शब्दों को अपने यहाँ पर क्या क्या अनुमान लगाना है। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव ही आसानी से, किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? तो किन जो घटने बढ़ने की बातें हैं उनसे सबसे ज्यादा चांद यहाँ पर चिढ़ेगा। चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा, और जो घटने बढ़ने की जो बातें हैं उनका वो क्या जवाब देगा, जो अगर वो उसको गुस्सा आएगा। अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो, यानी तुम्हें सोचना है कि चांद तुम्हें क्या क्या आंसर देने वाला है यहाँ पर। जब चांद की जगह अगर कोई सूरज से गप्पे लगाना चाहता है तो वो क्या लिखेगा, सूरज के बारे में क्या लिखेगा? सूरज के बारे में लिखेगा कि जब तुम दिखते हो तो हमें उजाला दिखता है, या फिर तुम्हारा प्रकाश इतना तेज है कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से सूरज से अगर कोई गप्पे लड़ाएगा तो इस तरीके से बातें करेगा। तो यहाँ पर सूरज के बारे में हम लिख सकते हैं। जैसे कि सड़क के बारे में हम क्या लिखेंगे, पेट्रोल पंप के बारे में कविता में क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर भाषा की बात करें, चांद क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, और चांदनी क्या है, विशेषण। चांदनी क्या होता है, जैसे चांद की चांदनी होती है, तो चांद की विशेषता बता रही है चांदनी, तो जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं।
तो यहाँ पर विशेषणों को ध्यान से देखना है और बताना है कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि चांदनी है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा गया है? चांद में अनि प्रत्यय जुड़ गया है, तो क्या बन गया है? चांदनी। तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जुड़ता है, अंत में जो जुड़ता है वो प्रत्यय होता है, और शब्द के पहले जुड़ता है वो क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग हम कैसे लिख सकते हैं? उपसर्ग हम लिख सकते हैं जैसे प्रवास, या फिर हम बोल सकते हैं उपकार। तो परोपकार, परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? इसमें पर उपसर्ग है, पर प्लस उपकार, यानी कि पर यहाँ पर उपसर्ग होगा। अब हम देखें आगे, इन विशेषणों के लिए एक एक संज्ञा भी लिखना है। जैसे कि गुलाबी पगड़ी, तो गुलाबी पगड़ी का संज्ञा क्या हो सकता है? गुलाब पगड़ी हो सकता है। मखमली घास के लिए यहाँ पर मखमल घास हो सकता है। कीमती गहने यहाँ पर, तो इसके लिए सिर्फ गहने यहाँ पर क्या होंगे? संज्ञा। यहाँ पर घास संज्ञा होगी, यहाँ पर पगड़ी संज्ञा होगी। ठंडी रात, तो सिर्फ रात यहाँ पर संज्ञा होगी। जंगली फूल, तो फूल यहाँ पर संज्ञा होगी। और जंगली यहाँ पर जंगली फूल की विशेषता बता दिया, इसलिए जंगली यहाँ पर विशेषण होगा। कश्मीरी भाषा, तो भाषा यहाँ पर संज्ञा होगी। गोल मटोल और गोरा चिट्ठा जो शब्द दिए गए हैं कविता में, जो आए शब्द हैं, इन जोड़ों में अंतर यह है, चिट्टे का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद, और गोरा से ये मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, जिसका शब्द हम क्या लेते हैं? मोटा से बना है। ऐसे चार शब्द हमें कविता में ढूंढकर सोचने हैं और वाक्यों में प्रयोग हमें करना है। जैसे कि बिल्कुल भी आया शब्द। बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं। पहला तो होता है बिल्कुल गोल का, गोल आकार का, तो गोल आकार का होता है बिल्कुल गोल का मतलब, और एक पूरा गायब हो जाता है घटते घटते। ऐसे तीन और शब्द सोचकर ऐसे वाक्य बनाने हैं जिनके दो दो अर्थ यहाँ पर निकलते हो। जैसे बिल्कुल गोल के दो अर्थ निकल रहे हैं ऐसे कविता में, और क्या क्या चीज़ें जिनके दो दो अर्थ निकल रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखें, जैसे ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता में जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें दो दो वाक्य बनाना है। जैसे ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता में कहाँ कहाँ आ जाता है। तो ताकि चूंकि की बात करें यहाँ पर कविता में, जैसे ये है हमारी कविता। अब इसमें ताकि चूंकि हमें ढूंढना है, ताकि चूंकि कहाँ पर आया है। जैसे यहाँ पर हम देखें कविता में ताकि चूंकि कौन कौन सी जगह है। जैसे यहाँ पर शब्द हम देखें, एक तो जरा शब्द आया है जो जोड़ने का काम आता है, और एक गो की शब्द आया है जो जोड़ने के काम आता है। एक यहाँ पर जैसे कि शब्द आया है, जैसे कि, जो कि दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर। और क्या आया है यहाँ पर? एक बिल्कुल आया है, बिल्कुल ही गोल न हो जाए, या बिल्कुल गोल, इसमें क्या हो जाता है? गायब ही हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को कविता में ढूंढ करके हमें पता करना है कि ताकि, किंतु, परंतु है, ये कहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इनको यूज करके हमें शब्द भी बनाना है। जैसे ताकि शब्द का हम कैसे यूज कर सकते हैं? ताकि को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि हमें अच्छा पढ़ना चाहिए ताकि हमारा अच्छा रिजल्ट आ सके। तो सूख जाते हैं क्योंकि तापमान बढ़ जाता है। हालांकि, जैसे कि मैं बस स्टैंड गया, हालांकि क्या हो रही थी वहां पर? बस नहीं थी। तो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके दो दो वाक्य बनाना है। गप, गपशप और गप्पबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। गप क्या होता है? तीनों ही शब्दों का अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पर तीनों ही शब्दों का मतलब क्या है? बात करना। यहाँ पर हम बात करें, जैसे कुछ करने का क्या काम दिया गया है यहाँ पर? पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। यानी कि चंद्रमा भी सूर्य का परिभ्रमण करता है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है, और पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जैसे हमारा ये क्या है? सूर्य है, और सूर्य के अंदर या बाहर यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है। जब ये पृथ्वी सूर्य के सामने होती है तो हमारे पास में क्या होता है? दिन होता है। जैसे अभी है, दिन में हम बैठे हैं, तो ये क्या है? दिन है। दिन का मतलब सूर्य के, हमारी पृथ्वी के दो हिस्से हैं। दो हिस्से में से
ये सूर्य के जो सामने हिस्सा होता है यहाँ पर दिन होता है और जो पीछे हिस्सा होता है यहाँ पर रात होती है। अब ये पृथ्वी घूमते हुए इधर जाएगी सूर्य के इधर, सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। और जब ये घूमते हुए पृथ्वी इधर जाएगी तो यहाँ पर पहुँच गई पृथ्वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर की साइड, यानी कि पहले जहाँ दिन था वो क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, और जहाँ पर रात थी वहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। यानी कि जाएगी तो रात हो जाएगी, जैसे ही पृथ्वी सूर्य के सामने आएगी तो वहाँ दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से दिन और रात बनते हैं, सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। जो हमारे वर्ष बनते हैं वो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने की वजह से बनते हैं, और महीने भी यहाँ पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने की वजह से बनते हैं। सामान्यतः 30 दिनों का एक महीना होता है, जिसे चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में यहाँ पर विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। तो महीने कैसे बनते हैं, चंद्रमा जब सूर्य के चारों तरफ घूमता है, यानी कि चंद्रमा की वार्षिक गति के कारण ही महीने यहाँ पर विभाजित होते हैं। 3 दिनों में से 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन जैसे होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, एक 15 दिन का, दूसरा 15 दिन का। पहला 15 दिन का जो होता है वो होता है हमारा कृष्ण पक्ष हिंदी महीनों में, और दूसरे 15 दिन का जो पक्ष होता है उसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में आती है हमारी पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष के अंदर आती है हमारी अमावस्या। तो इस तरीके से अमावस्या और पूर्णिमा बनते हैं। जैसे हम जिन तक पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष होता है, यानी बढ़ने के बाद में किस तरीके से चंद्रमा घटता है और बढ़ता है। जैसे हम बात करें, ये हमारा है चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या काम करता है, 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, यानी कि पूर्णिमा तक ये बढ़ता है, पूर्णिमा तक ये बढ़ता जाता है, और बढ़ते हुए जब ये गोल हो जाएगा तो गोल होने के बाद में ये घटता जाता है, और अमावस्या को ये फिर दिखता ही नहीं है, यानी अमावस्या को गायब हो जाता है, पॉइंट होकर के जीरो शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से चंद्रमा है घटता बढ़ता है। तो जहाँ पर चंद्रमा घटता है अमावस्या होती है उसे, इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6-6 माह के 2 आयन होते हैं, जिन 6 महीनों से उत्तरायण कहते हैं। यानी कि 12 महीने में 6-6 महीने के 2 पार्ट होते हैं, 6 महीने का एक पार्ट और 6 महीने का एक पार्ट। और जिसमें तापमान बढ़ता है, जिन महीनों में गर्मी होती है या फिर तापमान बढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरायण। और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है, यानी कि हम कह सकते हैं गर्मी नहीं होती, सर्दी होती है, तापमान घटता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पर दक्षिणायन बोलते हैं, दक्षिणायन। तो संवत के 12 महीनों को इस प्रकार लिखा जाता है, यानी हिंदी के जो 12 महीने कौन कौन से होते हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, चैत वैसे क्या है, ज्येष्ठ की आशा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चैत वैसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, और आशा है, चैत वैसे ज्येष्ठ की आशा है, यानी कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ हो जाएगा। फिर 4 महीने हम देखें, सावन भादो आश्विन, यानी कि जो सावन है, सावन मतलब कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं सावन, सावन। भादो को कैसे लिख सकते हैं, भाद्र, यानी कि सावन भद्दा लगता है, सावन भद्दा। और फिर आश्विन और कार्तिक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, सावन भद्दा आशा करता है। तो ये कैसे हो जाएगा, सावन यानी कि सावन, भादो, और फिर आशा, आशा मतलब कि आश्विन, और करता मतलब कि कार्तिक, यानी कि सावन भद्दा आशा करता है, यानी कि सावन भादो और आश्विन और कार्तिक हो जाएगा। और बाकी 4 महीने हैं यहाँ पर मार्ग पौष और महा और फागुन, इसको कैसे काम में ले सकते हैं, जैसे कि मांग पैसा, और किसके लिए, मांग पैसा, महान फाल्गुन के लिए हम ले सकते हैं फूल के लिए, महान फूल के लिए। तो क्या हो जाएगा,
मांग, मांग मतलब पैसा मतलब कि पौष। महान, महान मतलब कि माघ। और फूल मतलब कि फाल्गुन। तो ऐसे 12 महीने याद होने चाहिए। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ और फागुन। तो ये हिंदी के कितने हैं? 12 महीने होते हैं। जिस तरीके से जनवरी फरवरी चलती है, ऐसे ये हिंदी के 12 महीने चलते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार लगाया जाता है। जैसे जो दो तरह के कैलेंडर होते हैं हमारे पास, एक हिंदी कैलेंडर होता है, एक अंग्रेजी कैलेंडर होता है। अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है हमारे पास तारीखों से जनवरी फरवरी चलती है, वो अंग्रेजी कैलेंडर होता है। और जो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ये चलते हैं, ये हिंदी कैलेंडर होता है। तो हिंदी कैलेंडर बनता है वो चंद्रमा जब घूमता है सूर्य के चारों ओर, तब वो हिंदी कैलेंडर बनता है। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ क्या घूमती है? पृथ्वी घूमती है, तब यहाँ पर अंग्रेजी कैलेंडर बनता है। तो इस परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित यहाँ पर नहीं होती है, महीनों में बांटा गया है। इस कैलेंडर में सभी महीने 30 दिन के नहीं होते हैं। अप्रैल, नवंबर और जून, सितंबर इनके दिन हैं 30। यानी कि हमें कैसे ये सूत्र बन जाता है, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30 और फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब 31। तो हमें 4 ही महीने याद रखने जो 30 के हैं, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। ये 30 दिन के होते हैं और फरवरी 28 दिन की होती है, बाकी सब 31 दिन के होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें 2 कैलेंडर दिखाए गए हैं। तो ये क्या है? हिंदी कैलेंडर है यहाँ पर जो दिखाया गया है। और ये क्या है? ये अंग्रेजी कैलेंडर है। क्या है? अंग्रेजी कैलेंडर। जैसे कि यहाँ पर पहली तारीख है, ये प्रतिपदा से स्टार्ट होती है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, फिर चतुर्थ आती है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और अमावस्या। तो यहाँ तक तो हो गया, ये क्या? कृष्ण पक्ष हो गया। अब शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है इसके बाद में, अमावस्या के बाद में दोबारा से आ जाएगी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णिमा। तो 15 दिन तक क्या चलेगी? 1 से लेकर के 15 दिन तक तो अमावस्या चलनी। अमावस्या तक ये क्या होता है? जो चंद्रमा होता है घटता जाता है। और फिर दोबारा अमावस्या के बाद में क्या आती है? पूर्णिमा 15 दिन के बाद में, जब तक चंद्रमा क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कैलेंडर से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने बनेंगे? नेक्स्ट हम देखें दूसरा क्वेश्चन। दिए गए दोनों कैलेंडरों में अंतर क्या है? ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है। यहाँ पर 365 दिन होते हैं, यहाँ पर 12 महीने बनते हैं। यहाँ पर जो 12 महीने बनते हैं हिंदी वाले में चंद्रमा की वजह से बनते हैं, और यहाँ पर अंग्रेजी वाले में पृथ्वी की वजह से बनते हैं। यानी चंद्रमा जब सूर्य के चारों तरफ लगाता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो हिंदी के महीने बनते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो अंग्रेजी के महीने यहाँ पर बनते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अंतर हम बता सकते हैं। कृष्ण पक्ष में क्या आती है? अमावस्या और चंद्रमा का आकार घटता जाता है। शुक्ल पक्ष है पूर्णिमा, और यहाँ पर चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है और गोल हो जाता है।